जनरली दुकान में ऐसे ही होता है, जो पहले वाला सामान रहता है, तुम नाश्ता दुकान में जाओ, मेरे एक फ्रेंड का नाश्ता दुकान है, वो हमको बहुत एक अच्छा टिप दिया। मेरा आदत था ना पहले कॉलेज से आने टाइम सुबह में, मतलब शाम में जल्दी जेवियर से आते थे, छुट्टी होता था 5 बजे, 5:30 बजे रोल वोल चाउमीन वाउमीन लेके आते थे और खा लेते थे। मेरा दोस्त वो बहुत अच्छा हमको टिप दिया। अभी हमको फीफो पढ़ाते हुए याद है, वो क्या टिप दिया, वो बोले नहीं कभी भी नाश्ता दुकान से सवेरे नाश्ता खरीदने का नहीं है, क्योंकि वो लोग दुकानदार वाला लोग फीफो मेथड फॉलो करता है। जो पहले बना था उसको पहले बेचो, जो पहले बनने का मतलब है जो कल बन गया था उसको आज बेच दो, कल अगर जो रात में बन गया था नहीं बिका उसको अभी बेच दो। तो ये क्या हो गया, फीफो मेथड। समझ में आए? नाश्ता दुकान में जनरली वही होता है, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पूरी पहले तल के रेडी है उसको पहले उन लोग बेचते हैं, है ना। तो पहले इसका एडवांटेज, तो देखो क्लास 12 कॉस्ट एंड टैक्स में हम लोग अभी टैक्स किए, आज कॉस्ट का हम लोगों का फर्स्ट क्लास है, ठीक है। आज हम लोग का कॉस्टिंग का क्लास 12 का कॉस्टिंग का फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट क्लास है, ठीक है। कॉस्टिंग का फर्स्ट क्लास है और जो चैप्टर है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर का नाम है कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स 2। तो सब बोलेगा जा सर 1 पढ़ाए नहीं, अब 2 में पहुंच गए, तो 1 पढ़ाए कि नहीं, 11 में पढ़ाई हो गया है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स 1 ऑलरेडी 11 में पढ़ाई हो गया। ये है कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स 2, ठीक है ना। ये क्या है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स 2। अब ये चैप्टर जो है इससे सम्स आता है, एक सम्स आएगा और साथ ही साथ में थ्योरी एमसीक्यू सब आता है। क्या आता है, कितना आता है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। ऐसे नहीं है डायरेक्टली सिर्फ पढ़ाकर छोड़ देंगे। ये चैप्टर से हम लोग का 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। यूनिट 1 से, कॉस्ट ऑफ मटेरियल 2 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अब इसमें कितना एमसीक्यू, कितना सम्स, कितना एसएक्यू, ये सब हम लोग जब चैप्टर हो जाएगा उस वक्त डिस्कस करेंगे। तो देखो इशू ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स में सबसे पहला पॉइंट आता है इशू ऑफ मटेरियल्स। इशू ऑफ मटेरियल्स ये चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, ये चैप्टर में हम लोग स्टोर्स लेजर बनाना सीखेंगे। स्टोर्स लेजर का क्या मतलब है, बड़ा बड़ा कारखाना जो होता है, बड़ा बड़ा फैक्ट्री जो होता है, वर्कशॉप जो होता है, वहाँ पे क्या जब सामान का ज़रूरत पड़ता है तब खरीद के लाता है, पहले से स्टोर करके रखा जाता है। तो वो जो स्टोर करके रखा जाता है उसका एक लेजर प्रिपेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोर्स लेजर। क्लियर हो रहा है पॉइंट? उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोर्स लेजर। स्टोर्स लेजर में हम लोग क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं, स्टोर्स लेजर में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं इशू ऑफ मटेरियल इशू कर रहे हैं, स्टोर से बाहर जा रहे हैं उस वक्त रिकॉर्ड करेंगे। एंड रिसीट्स या परचेज ऑफ मटेरियल, जब मटेरियल अंदर आ रहा है, गुड्स अंदर आ रहा है स्टोर का, तब रिकॉर्ड करेंगे। तो स्टोर्स लेजर में जब प्रोडक्ट या मटेरियल या कमोडिटी आएगा तो रिकॉर्ड होगा, जाएगा तो रिकॉर्ड होगा, और बैलेंस कितना है वो रिकॉर्ड होता है। ये 3 चीज रिकॉर्ड होता है। क्या क्या रिकॉर्ड होता है, जब आ रहा है स्टोर के अंदर तब, फिर जब जा रहा है तब बैलेंस। जब आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसीट्स। स्टोर के अंदर जा रहा है तो रिसीट्स, स्टोर के बाहर जा रहा है तो इशू, और बैलेंस में कितना रखा हुआ है, कितना है एट प्रेजेंट। क्लियर हो रहा है पॉइंट? ये 3 चीज हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो देखो बिन कार्ड, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना बिन कार्ड और स्टोर्स लेजर तो सेम ही है, सिमिलर टाइप का है। जी नहीं, सेम नहीं है। बिन कार्ड में हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं और स्टोर्स लेजर में हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, बोलो। बिन कार्ड is a quantitative record of receipts, issues and closing balance of the items. Each receipt, issue or return is recorded on bin card in a chronological order
and the latest is shown on each receipt issue, each item accompanied by a separate bin card. These cards are maintained by the storekeeper. When materials supplied by the supplier on the basis of purchase order are received, a document known as GRN is prepared. On the basis of such note, storekeeper records the quantity received in the bin card. अब देखो, गुड्स जो आ रहा है, जा रहा है, रिटर्न हो रहा है, ये सब रिकॉर्ड होता है बिन कार्ड में. जब गुड्स अंदर आता है स्टोर के, गोडाउन के, तो एक नोट इशू होता है जिसको बोला जाता है GRN, गुड्स रिसीव्ड नोट नंबर, कि हाँ हमको गुड्स मिल गया है. इसके बेसिस पे एंट्री होता है स्टोर्स लेजर और बिन कार्ड में. गुड्स जब इशू होता है, स्टोर से जाता है, तो SRN इशू होता है. SRN में लिख के दिया जाता है जिसको बोला जाता है स्टोर्स रिक्विजिशन नंबर, कि हाँ गुड्स इतना सामान बाहर निकला है. क्लियर हो रहा है पॉइंट? स्टोर्स लेजर जो है, सेपरेट लेजर एक कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट बनाता है जहां पे क्वांटिटी, वैल्यू ऑफ गुड्स रिसीव्ड एंड गुड्स सेंट, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द स्टॉक इज रिकॉर्डेड. सच लेजर इज नोन एज स्टोर्स लेजर. अब स्टोर्स लेजर में क्या रिकॉर्ड होता है? गुड्स आ रहा है, जा रहा है, उसका वैल्यू के साथ. बिन कार्ड में क्वांटिटी रिकॉर्ड होता है, स्टोर्स लेजर में विथ वैल्यू रिकॉर्ड होता है. समझ में आ रहा है बात? डिफरेंस क्लियर हो रहा है? फिर से एक बार बताएं. बिन कार्ड और स्टोर्स लेजर में डिफरेंस ये है, बिन कार्ड में जो सामान आ रहा है, रिटर्न हो रहा है, जा रहा है, बैलेंस, ये सब का क्वांटिटी रिकॉर्ड होगा. और स्टोर्स लेजर में क्वांटिटी के साथ वैल्यू रिकॉर्ड होगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम 1000 यूनिट परचेज किए, ये 1000 यूनिट रिसीट साइड में रिकॉर्ड हो जाएगा बिन कार्ड का. इसका दाम था पर यूनिट 10 रुपया. तो स्टोर्स लेजर में ये 1000 यूनिट भी रिकॉर्ड होगा और इसका जो वैल्यू है 10,000 ये भी रिकॉर्ड होगा. समझ में आया? तो बिन कार्ड रिकॉर्ड्स द क्वांटिटी ऑफ गुड्स रिसीव्ड एंड इशूड एंड द बैलेंस. स्टोर्स लेजर रिकॉर्ड द क्वांटिटी, द इशू अमाउंट एंड द बैलेंस along with its value. समझ में आया दोनों डिफरेंस? क्लियर हुआ पॉइंट? बिन कार्ड और स्टोर्स लेजर में क्या डिफरेंस है? सबको लगता है कि दोनों तो सेम है. नहीं, दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है. बिन कार्ड में सिर्फ क्वांटिटी रिकॉर्ड होता है, स्टोर्स लेजर में क्वांटिटी के साथ उसका वैल्यू भी रिकॉर्ड होता है. हम लोग के एग्जाम में बिन कार्ड बनाने नहीं आएगा, स्टोर्स लेजर बनाने आएगा. ठीक है? तो देखो ऑब्जेक्टिव्स क्या है स्टोर्स लेजर बनाने का. पहला, क्वांटिटी और प्राइस को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है. दूसरा, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना होगा ये पता लगाने में हेल्प करता है. हम पूरा महीना या पूरा साल कितना खरीदे, महीने ही में मान लो, अगर जनरली महीना में प्रिपेयर होता है स्टोर्स लेजर, पूरा महीना में कितना सामान आया, कितना गया, अब जो मेरे पास बचा है उसका वैल्यू क्या है, ये तुमको किससे पता चलेगा? स्टोर्स लेजर से. बिन कार्ड से क्वांटिटी तो पता चल जाएगा, हाँ भाई इतना बचा हुआ है, लेकिन उसका वैल्यू क्या है ये तुमको पता स्टोर्स लेजर से चलेगा. तीसरा, अकाउंटिंग में हेल्प करता है स्टोर्स लेजर. चौथा, मटेरियल इशू का प्राइस, जितना सामान तुम इशू कर रहे हो, गोडाउन से बाहर जा रहा है, उसका क्या प्राइस है, जितना सामान गोडाउन के अंदर आ रहा है, स्टोर्स के अंदर आ रहा है, उसका क्या प्राइस है, ये सब फाइंड आउट करने में हेल्प करता है. समझ में आ गया? ये सब क्या है? उसका ऑब्जेक्टिव्स है. बिन कार्ड और स्टोर्स लेजर में क्या सिमिलैरिटी है? पहला सिमिलैरिटी ये है कि दोनों में क्वांटिटी रिकॉर्ड होता है, रिसीट, इशू और बैलेंस का. दोनों ही जो है मेंटेन किया जाता है अंडर दी स्टोर्स. स्टोर्स दोनों को मेंटेन करता है. एंट्रीज दोनों ही डॉक्यूमेंट में गुड्स रिसीव नोट नंबर और मटेरियल रिक्विजिट्स नोट नंबर के बेसिस पे होता है. दोनों ही में GRN और SRN के बेसिस पे एंट्री होता है. समझ में आ रहा है? तो ये सब क्या है? सिमिलैरिटी. तो क्या क्या सिमिलैरिटी है बताओ तो?
पहला सिमिलैरिटी, दोनों में क्वांटिटी, इशू, रिसीट्स और रिटर्न्स का रिकॉर्ड होता है और बैलेंस रिकॉर्ड होता है क्वांटिटी का। नेक्स्ट, दोनों ही स्टोर्स के अंदर प्रिपेयर्ड होता है। स्टोर के अंदर मतलब स्टोर के अंदर बैठ के प्रिपेयर नहीं करा जा रहा है। स्टोर के अंदर का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर तुम लोग अगर हमको कोई बोले ये सब स्टूडेंट आपके अंडर में पढ़ रहा है, इसके अंडर में पढ़ने का मतलब क्या है? हम तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं, है ना, मेरे गाइडेंस के अंदर हो। तो बिन कार्ड और स्टोर्स लेजर दोनों ही क्या है? स्टोर कीपर स्टोर्स के गाइडेंस के अंदर है। दोनों ही कौन प्रिपेयर करता है? स्टोर्स में प्रिपेयर्ड होता है। समझ में आया? नेक्स्ट, बोलो। दोनों ही प्रिपेयर्ड होता है जीआरएन एसआरएन के बेसिस पे। गुड्स रिसीव नोट नंबर, स्टोर्स रिक्विजिशन नोट नंबर, गुड्स रिटर्न्ड नोट नंबर, ये सब के बेसिस में दोनों प्रिपेयर्ड होता है। समझ में आया? अब दोनों के बीच का डिफरेंसेस देख लेते हैं। सिमिलैरिटी समझ में आ गया तो डिफरेंसेस देख लेते हैं। डिफरेंसेस तो बहुत सारा है। पहला तो यही है, बिन कार्ड को प्रिपेयर मेंटेन करता है स्टोर कीपर, लेकिन स्टोर्स लेजर को प्रिपेयर करता है कॉस्टिंग डिपार्टमेंट। समझ में आ रहा है? बिन कार्ड में सिर्फ क्वांटिटी रिकॉर्ड होता है, स्टोर्स लेजर में क्वांटिटी और वैल्यू दोनों रिकॉर्ड होता है। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर जो है वो बिन कार्ड में रिकॉर्ड नहीं होता है, लेकिन वो स्टोर्स लेजर में रिकॉर्ड होता है। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर का क्या मतलब है? जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो इंग्लिश का क्लास हुआ, ठीक है, अब 11A में इंग्लिश का क्लास हो रहा है, 11B में नहीं हो रहा है। 11A में बुक का कमी है, मैम क्या बोलेगी, जाओ B से लेके आ जाओ, फिर वापस कर देना। समझ में आया बात? तो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग, बिन कार्ड में जैसे ही एंट्री होता है उसी वक्त रिकॉर्ड हो जाता है। स्टोर्स लेजर में ट्रांजैक्शन का बहुत बाद में रिकॉर्ड होता है। स्टोर कीपर प्रिपेयर करता है बिन कार्ड, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? स्टोर कीपर के पास। स्टोर्स लेजर को प्रिपेयर करता है कॉस्टिंग डिपार्टमेंट, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? कॉस्टिंग डिपार्टमेंट पे। ठीक है, ये सब डिफरेंस है, एक बार पढ़ लेना है। बिन कार्ड पीएल अकाउंट बनाने में, प्रॉफिट एंड लॉस निकालने में कोई हेल्प नहीं करता है। स्टोर्स लेजर प्रॉफिट एंड लॉस निकालने में हेल्प करता है। क्लियर हो गया पॉइंट? चलो अब आते हैं हम लोग प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशू। ध्यान से समझो बात को, अब हम क्या समझाना चाह रहे हैं आज, इसीलिए हम सम्स नहीं करवाएंगे तुम लोग को। आज हम सिर्फ थ्योरी समझाएंगे, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह सम्स करवाएंगे। 1 मई को हम 1000 यूनिट, अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं? अभी हम लोग सीख रहे हैं प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशूज। हम लोग सीख रहे हैं प्राइसिंग ऑफ मटीरियल्स इशूड। तुम जो मटेरियल इशू कर रहे हो अपने स्टोर्स लेजर से, स्टोर से, तो उसका प्राइस क्या रहेगा? 1 मई को हम 1000 यूनिट एट ₹10 पर यूनिट करके परचेज किए। 1 मई को, सॉरी 2 मई को हम 500 यूनिट एट ₹11 पर यूनिट करके परचेज किए। 3 मई को हम 200 यूनिट एट ₹9 पर यूनिट करके परचेज किए। तो मेरे पास कितना हो गया बोलो तो? 1000 यूनिट था, अब हो गया 1500, अब हो गया 1700 यूनिट टोटल। 4 मई को हमको 800 यूनिट या इशू करना है, बाहर निकालना है। तो ये 800 यूनिट का क्या रेट रहना चाहिए? मेरे पास तो 1800 का 1700 का सामान है, 1700 यूनिट है, सबका अलग अलग दाम है।
अब ये जो 800 यूनिट हम इशू करेंगे तो ये क्या दाम में इशू करेंगे, इसके ही लिए अलग अलग मेथड है, 4 मेथड है। कौन सा है? 4 मेथड, टाइप मेथड्स ऑफ इशू 4 है। कौन कौन सा है? नंबर 1 फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। ठीक है ना, फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज और फीफो का फुल फॉर्म फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया उसको पहले भगाओ, है ना। दूसरा क्या है? लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया उसको पहले निकालो। तुम लास्ट में क्या है? चलो। सिंपल एवरेज, सिंपल एवरेज में क्या होता है? जो रिटर्न निकालेंगे सामान वो फीफो के बेसिस पे, जो पहले आया उसको पहले निकालेंगे, लेकिन इशू का जो रेट है वो जितना भी कमोडिटी, जितना भी रेट का प्रोडक्ट मौजूद है गोडाउन में, सब का एवरेज ले लेंगे। समझ में आया? और वेटेड एवरेज में क्या होता है? इसमें टोटल प्राइस को हम टोटल कॉस्ट से डिवाइड कर देते हैं, जो प्राइस आता है उस प्राइस में हम इशू करते हैं। जब इस सम्स को करेंगे ना तो ज़्यादा क्लियर वे में समझ में आएगा। अब देखो, अगर हम फीफो के हिसाब से इशू कर रहे हैं तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, हमको 800 यूनिट चाहिए था, तो ये 1000 यूनिट से हम 800 यूनिट दे देंगे, 10 रुपया करके, झमेला ख़त्म। अगर हम लीफो मेथड यूज़ कर रहे हैं तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट में 800 यूनिट आया था तो ये 200 यूनिट आया था, ये 200 देंगे 9 रुपया करके, फिर 500 जो है वो देंगे 11 रुपया करके, अभी भी 300 बच गया, ये 300 1000 यूनिट से दे देंगे 10 रुपया करके, सबका रेट जोड़ के लिख देंगे। सिंपल एवरेज में क्या होगा? मेथड यूज होगा फीफो, अमाउंट ले लेंगे एवरेज। फीफो या लीफो तुम कुछ भी मेथड यूज कर सकते हो, लेकिन अमाउंट लेंगे एवरेज। अब देखो, हम ये 1000 में से 800 यूनिट भेज देंगे, लेकिन दाम क्या लेंगे? तीनों माल मेरा प्रेजेंट है ना, तीनों रेट का एवरेज 10 + 11 + 9 डिवाइडेड बाई 3, एवरेज निकाल लेंगे तीनों का। 10, 11 और 9 का एवरेज क्या निकलेगा? 10 निकलेगा। तो 10 रुपीज़ करके हम 800 यूनिट दे देंगे। और अब माइंड में रखेंगे कि ये 1000 में से मेरे पास सिर्फ 200 यूनिट बाकी है, 500 वाला 11 रुपये वाला यूनिट है, 200 9 रुपये वाला यूनिट है। समझ में आ रहा है बात? और वेटेड एवरेज में क्या करेंगे ना, कुछ लीफो फीफो ने 800 दे देंगे, और रेट क्या लेंगे? रेट कैसे लेंगे? देखो, ये जो 10 रुपया वाला सामान है 1000 यूनिट का, इसका कॉस्ट कितना हो गया? 10,000। 500 जो 11 रुपया करके खरीदे, इसका दाम है 5,500। 200 जो 9 रुपया करके खरीदे, इसका दाम है 1800। तीनों को ऐड किए तो हो गया 6,500, 7,300, 17,300। ठीक है, 1700 का दाम है, 17,300। तो एक का दाम कितना होगा? 17,300 डिवाइडेड बाई 1700, कितना आ रहा है देखो? कैलकुलेटर काम नहीं कर रहा क्या किसी का? गलत आ रहा है। 17,300 डिवाइडेड बाई 1700, फिर से गलत आ रहा है। हाँ तो वो बोलो 10.17, तो वो बोलो 10.17। ठीक है, तो हम जो ये 800 यूनिट इशू करेंगे, इसका रेट क्या लेंगे हम? अकॉर्डिंग टू वेटेड एवरेज मेथड। समझ में आ रहा है बात? तो ये है चारों मेथड, जिस चारों में हम लोग सम्स करेंगे। पहला क्लास में फीफो एंड लीफो करेंगे, 3-4 क्लास लगेगा चैप्टर कंप्लीट होने में।
ठीक है, समझ लो 3 क्लास में भी 2 क्लास और लगे, 2 या 3 क्लास चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो फीफो में किस हिसाब से स्टोर्स लेजर प्रिपेयर होगा, लीफो में कैसे होगा, सिंपल एवरेज में कैसे होगा, वेटेड में कैसे होगा, क्या फॉर्मेट रहेगा स्टोर्स लेजर का, सब कुछ हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ये क्लास में सम्स नहीं करेंगे। फिर से एक बार, फीफो में जो पहले आया वो पहले जाएगा, लीफो में जो लास्ट में आया वो पहले जाएगा, सिंपल में अमाउंट इशू का प्राइस एवरेज रहेगा, लेकिन प्रोडक्ट जाएगा फीफो मेथड से, जो पहले आया वो पहले जाएगा। वेटेड में तुम कोई भी दो, इशू क्या पकड़ेंगे, इशू प्राइस हो जाएगा एवरेज टोटल का। ठीक है, समझ में आया बात। ये जो एवरेज इशू है, यहाँ पे जो रेट है उसका एवरेज होता है, यहाँ पे टोटल कॉस्ट का एवरेज निकलता है। समझ में आया। अब देखो, सब मेथड का अपना एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। तो इस तरह से यहाँ पे भी लीफो हो गया या फीफो हो गया या जो भी मेथड है, सभी मेथड का अपना एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। तो आज हम लोग बस उस सब का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ लेंगे। तो चलो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं फीफो से। फीफो का कहाँ एप्लीकेबिलिटी है, सब का कम से कम ना 2 याद कर लेना तुम लोग। कहाँ पे कौन सा जगह में हम लोग अगर फीफो यूज करेंगे तो वो बेटर होगा, वो सूटेबल होगा। कौन सा कंडीशन में हम लोग अगर फीफो यूज करेंगे। नंबर 1, मटेरियल और गुड्स आर ऑफ पेरिशेबल नेचर। अगर कोई ऐसा कमोडिटी है जो कि पेरिशेबल इन नेचर है। पेरिशेबल मतलब क्या हो, कुछ प्रॉब्लम। पेरिशेबल मतलब जो जल्दी खराब हो जाने वाला है, जैसे कि फल हो गया, सब्जी हो गया। तो इस केस में हम लोगों को प्राइसिंग करना चाहिए फीफो मेथड से। तो देखो कौन सा कंडीशन में फीफो सूटेबल है। पहला, जब गुड्स पेरिशेबल इन नेचर है, सड़ने वाला गुड्स। दूसरा, फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेज इज नॉट लार्ज। एक बार में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में तुम परचेज नहीं कर रहे हो। पेज नंबर 15, हाँ पेज नंबर 15 एप्लीकेबिलिटी नीचे में। तो देखो 2 क्या है, पहला हम क्या बोले कि गुड्स पेरिशेबल इन नेचर हो, और दूसरा एक बार में ज़्यादा क्वांटिटी परचेज ना होता हो, लॉट साइज कम हो। तीसरा, व्हेन इन्वेंट्री आइटम्स डू नॉट मूव वेरी फास्ट। इन्वेंट्री आइटम्स जो है वो जल्दी जल्दी मूव नहीं होता है, धीरे धीरे मूव हो रहा है, आहिस्ते आहिस्ते रोल हो रहा है। तो 2 याद रखना, हम 3 बता दिए। अब इसका एडवांटेजेस क्या है फीफो का। पहला, ये बहुत सिंपल है, ऑपरेट करने में, यूज़ करने में एकदम सिंपल है। जनरली दुकान में ऐसे ही होता है, जो पहले वाला सामान रहता है, तुम नाश्ता दुकान में जाओ। मेरे एक फ्रेंड का नाश्ता दुकान है, वो हमको बहुत एक अच्छा टिप दिया। मेरा आदत था ना पहले कॉलेज से आने टाइम, सुबह में मतलब शाम में जल्दी जेवियर से आते थे, छुट्टी होता था 5 बजे, 5:30 बजे रोल वोल चाउमीन वाउमीन लेके आते थे और खा लेते थे। मेरा दोस्त वो बहुत अच्छा हमको टिप दिया। अभी हमको फीफो पढ़ाते हुए याद आया। वो क्या टिप दिया, वो बोले नहीं, कभी भी नाश्ता दुकान से सवेरे नाश्ता खरीदने का नहीं है, क्योंकि वो लोग दुकानदार वाला लोग फीफो मेथड फॉलो करता है। जो पहले बना था उसको पहले बेचो। जो पहले बनने का मतलब है जो कल बन गया था उसको आज बेच दो। कल अगर जो रात में बन गया था नहीं बिका, उसको अभी बेच दो। तो ये क्या हो गया, फीफो मेथड। समझ में आए। नाश्ता दुकान में जनरली वही होता है, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पूरी पहले तल के रेडी है उसको पहले उन लोग बेचते है ना। तो पहले इसका एडवांटेजेस ये है, सिंपल। दूसरा, इसमें रीजनेबल है, ये मतलब ये नॉर्मल प्रोसीड्यूर है, जनरली यही फॉलो होता है। तीसरा, डिफ्लेटरी कंडीशन में ये यूजफुल है। जब चीज़ों का सामान का दाम घट रहा है तब ये वाला ज़्यादा यूजफुल है, डिफ्लेशन के वक्त। अब इसका डिसएडवांटेजेस क्या है। पहला, कंपैरिजन करने में प्रॉब्लम हो जाता है। तुम खरीदे कुछ और दाम में, बेच रहे कुछ और दाम में, है ना। सॉरी, खरीदे तुम कभी कुछ और दिन, बेच रहे हो तुम कुछ और दिन, और सेम रेट में बेच रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कोई आलू वाला है, वो खरीद लिया मंडे के दिन 18 रुपया करके, और वेडनेसडे के दिन दाम हो गया 22 रुपया, लेकिन फीफो हिसाब से वो 18 करके ही इशू कर रहे हैं। तो कंपैरिजन करना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। इन्फ्लेशन के टाइम में लॉस हो जाता है। जब महंगाई बढ़ रहा है तेज़ी से, उस वक्त ये मेथड सही नहीं माना जाता है। क्लियर हो गया पॉइंट। चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं लीफो।
लीफो में कहाँ एप्लीकेबिलिटी है? इन्फ्लेशन के वक्त लीफो एप्लीकेबल है। जब महंगाई बढ़ रहा है उस वक्त लीफो मेथड फॉलो करना चाहिए। गुड्स अगर स्लोली मूव कर रहे हैं तो लीफो ठीक है। मतलब भारी भरकम सामान है मान लो, तो क्या अब भारी भरकम सामान है, तुम उसको रख दिए दूर, तब क्या तुम एकदम अंदर घुस के जाके उसको बार बार निकालोगे? जो सामने रहेगा उसको दोगे। लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट में ये आया लेकिन पहले इसको दो। और तीसरा, जब आइटम्स बल्क में परचेज हो रहे हैं, ठीक है, तभी क्या लीफो मेथड एप्लीकेबल है। अब इसका क्या एडवांटेजेस है? पहला, सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल। दूसरा, इन्फ्लेशन में काम आता है। तीसरा, सेलिंग प्राइस फिक्स करने में आसानी होता है कि भाई अभी जो आया है उसको ही इशू करो तो दाम में ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं मिलेगा। डिसएडवांटेजेस क्या है इसका? कंपैरिजन करने में प्रॉब्लम, वही सेम चीज़। डिफ्लेशन के वक्त नुकसान सहना पड़ता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पेज में फीफो और लीफो का डिफरेंस दिया हुआ है, कम से कम 4 आप लोगों को पढ़ लेना है। क्लियर पॉइंट? चलो अब हम लोग आते हैं सिंपल एवरेज मेथड। सिंपल एवरेज मेथड का यूजेस कहाँ है? जब प्राइस नॉर्मल है, स्टेबल है, ज़्यादा फ्लक्चुएशन प्राइस में नहीं हो रहा है, गुड्स हम इक्वल क्वांटिटी में हर बार परचेज कर रहे हैं। इसका एडवांटेजेस क्या है? वही सिंपल एंड इजी, इशू प्राइस डिस्टर्ब नहीं होता है ज़्यादा। डिसएडवांटेजेस, बहुत सारा प्रॉफिट अनरियलाइज रह जाता है, प्रॉफिट सही तरीके से रियलाइज इस प्रोसेस में नहीं होता है। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू अनरियलाइज रहता है, एक्चुअल वैल्यू अनरियलिस्टिक रहता है, एक्चुअल क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू वो नहीं बताता है, और मार्केट प्राइस को ये शो नहीं कर रहा है। एक्चुअल मार्केट प्राइस एवरेज मेथड में, सिंपल एवरेज मेथड में शो नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज की एप्लीकेबिलिटी कहाँ है? जब इशू मैक्सिमम हो रहा है, बहुत बार बार इशू हो रहा है, लेकिन परचेजेस हम कभी कभी कर रहे हैं। परचेज मान लो महीने में 3-4 बार कर रहे हैं, इशू जो है दिन में 2-3 बार हो रहा है, तो यहाँ पे वेटेड एवरेज मेथड सूटेबल है। और वैसा सामान जहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ लॉट पॉसिबल नहीं है। अब तुम मान लो कोई लिक्विड सामान बेच रहे हैं, ऑयल बेच रहे हैं, तो ऑयल में क्या कर सकते हैं? ये मंडे का ऑयल है, ये ट्यूसडे का ऑयल है, पॉसिबल नहीं हो तो मिक्स हो जाता है आपस में, तो वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो देखो ये जो प्राइस है ये लॉजिकल है, स्टैटिक रेट है, एक सिंपल रेट फॉलो होगा, ये सब एडवांटेजेस है इसका। प्राइस फ्लक्चुएशन अचानक से बढ़ता और घटता नहीं है। डिसएडवांटेजेस क्या है? एवरेज रेट बार बार चेंज हो सकता है। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो अनरियलाइज्ड वैल्यू, अनरियलिस्टिक वैल्यू शो करेगा तुमको। और जब दाम तेजी से बढ़ रहा है कमोडिटी का, तो भी ये मेथड एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। होपफुली समझ में आ गया होगा। तुम लोगों को क्या करना है ना, लीफो, फीफो, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज का दो एप्लीकेबिलिटी पढ़ लेना है, और कम से कम 4 एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़ लेने हैं। समझ में आ रहा है? चारों मेथड का अभी पढ़ लो, फिर एग्जाम के टाइम आएगा तो हम बताएंगे क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसको अच्छे से पढ़ना है। अभी से बताना ठीक नहीं है, अभी पूरा पढ़ना है, फिर एग्जाम के टाइम में ब्रश अप कर देना है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? इरफान वीडियो पॉज करो।